हाँ सुनिए, पीरियोडिक टेबल का ये तीसरा पीरियड है, सोडियम से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? ऑर्गन तक। अगर हम इसका वो 9th क्लास वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बताइए ये हो 281 282 283, ये होगा 284, ये होगा 285, ये होगा 28 क्या 6 287 और 288। सबका मकसद होता है अपना ऑक्टेट पूरा करना, यानी कि आखिरी शेल में जिसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं उसमें वो चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो बाबू इसके पास दो उपाय है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे और ना तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लेके आए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ना आखिरी सेल वाला 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, इसके पास भी दो उपाय है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे नहीं तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन लेके आए, ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे नहीं तो कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन लेके, हाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले भी सकता है, दोनों से इसका ऑक्टेट पूरा होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन बुलाना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बुलाना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बुलाना पड़ेगा, और इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। अब देखिए इन 3 लोगों के लिए क्या आसान है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है? ऑब्वियसली लूज करना है, क्योंकि नंबर में ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं क्या, कंडक्टर, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, बोलो ना। और जिन इलेक्ट्रॉन्स को वो आसानी से लूज कर सकते हैं उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हम बोलेंगे इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है ना। अच्छा, इन लोगों के लिए बताइए क्या आसान है? तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, कहे कि बाबू 5 को भगाना पड़ेगा जबकि बस 3 को बुलाना पड़ेगा ना। तो ये इनसे तुम इलेक्ट्रॉन मांगोगे, ये आसानी से नहीं देंगे, बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, यानी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है? आप इनको नॉन कंडक्टर कह सकते हैं, आप इनको इंसुलेटर कह सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। ये बेचारा कंफ्यूज्ड आत्मा है, समझ नहीं पा रहा है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन दें या कि 4 इलेक्ट्रॉन लें। इसके लिए दोनों काम जो है लगभग बराबर है। तो ये ना पूरी तरीके से कंडक्टर में आता है ना पूरी तरीके से नॉन कंडक्टर में जाता है, इसको बोला जाता है तब सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिलिकॉन और जस्ट इसके नीचे आएगा जर्मेनियम, वो 2 सेमी कंडक्टर्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे बोलो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम लेते हैं, तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 और 1 ना। तो इतना तो हमको पता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 11 होता है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 11 होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर जानना हो तो इसका मास नंबर 23 होता है ना, 23 में से 11 घटाओगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन को मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो मेनली प्रोटॉन्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में होंगे। बाकी 11 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम बोर मॉडल की बात करें तो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं ना। तो जिसमें से 2 को पहला वाले में, 8 को दूसरा वाला में, 1 जो हो गया वो तीसरे वाले में। सही है। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या सिर्फ 3 ही शेल होते हैं? नहीं, सेल कितने होते हैं? इनफाइनाइट, अरे 4 सेल कितने होते हैं? और भी है। कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक जाएगा। ये अलग बात है कि सोडियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बस 3 ही सेल में होते हैं, बाकी सेल उसका खाली होता है, और इसी को हम वैलेंस सेल बोलेंगे जिसमें सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। हाँ, आपको बताना है कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी अभी सबसे कम होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम, यानी सबसे कम। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इनकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। अरे बोलो ना। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पहुँचा दें तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे भी यहाँ पहुँचाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और हम एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। इनफाइनाइट पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहुँचाना चाह रहे हैं तो बाबू यहाँ पर एनर्जी कितना माना जाता है? 0। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे एनर्जी कम होती जा रही है, का मतलब हुआ एनर्जी नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। अरे नेगेटिव में बढ़ने को कम होना बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का 0 है तो यहाँ का -10 जूल, यहाँ का -20 जूल, समझ रहे हो? -50 जूल, -100 जूल, ऐसा करके हो गया। तो एक काम करते हो, अपने से हम इसका कुछ एनर्जी मान लेते हैं। कितना मान लिया जाए? माइनस में बोलो कुछ भी, -10 जूल मान लें,
तो 10 जूल क्या मानोगे? अब तो तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानो। हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हैं, क्योंकि जूल तो बहुत बड़ा एनर्जी हो गया। इनकी एनर्जी इससे कम होगी। कम होगी का मतलब कुछ कितना, माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया जाए। इसका और कम होगा, इसका कुछ -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया जाए। इसका मतलब इसको अगर आपको पहुंचाना है ना इनफाइनाइट पे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसको, और ना सिर्फ इसको, बल्कि इसको चाहे इसको चाहे इसको, इनमें से किसी को अगर आपको इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, कितना देना पड़ेगा? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलिए, इन दोनों में से किसी एक को अगर पहुंचाना है, कितना देना पड़ेगा? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर इनकी एनर्जी का हम एक लेवल ड्रॉ करें, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे नीचे आएगी, क्योंकि वो सबसे कम है। अरे यार, इन 8 की एनर्जी उसके ऊपर होगा। अरे लेवल वाइज सबसे कम इन्हीं का ना है, और उसके बाद किसका होगा? इन 8 का होगा। उसके बाद किसका होगा? इसका होगा। तो अगर सोडियम के एक एटम, एक आइसोलेटेड एटम का हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें, तो जो सबसे अच्छा, उसमें भी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ये तो हमने 9th क्लास वाला ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। 11th क्लास में आपने इससे और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है। बताइए, सोडियम जिसका 11 होता है, उसका वो sp वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s और 1a तक ना जाएगा। अरे वही हो गया, 2 8 1 नहीं हो गया, 11 हो गया। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें भी देखो, इसमें भी ये जो सीक्वेंस लिखा जाता है वो एनर्जी के हिसाब से लिखा जाता है। जो सबसे पहले होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। यार सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे कम स्टेबल कौन है? निकालोगे तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद इस p वाला निकलेगा, उसके बाद ये s वाला निकलेगा। अरे बोलो ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है, तो क्या बोलोगे? अरे 1s2 ही ना है, तो 1s2 बोलोगे। अरे बोलो। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनकी एनर्जी लगभग सेम होगी, या यूं कहें कि एग्जैक्टली सेम होगी। जैसे इसका अगर -50 जूल है, तो इसका भी कितना होगा? -50 जूल होगा। उसके बाद बताओ किसका आएगा? अरे यार ऐसे तुम लोग काहे कर रहे थे? तो जल्दी जल्दी बोलोगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसका आएगा? 2s2 का। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जाए? तो इसमें भी 2 गुना रहेगा। उसके बाद किसका आएगा? हाँ, तो उसके बाद आएगा ये 2p6। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डाला जाए? तो 1 2 3 4 5 और क्या 6। उसके बाद किसका आएगा? तो उसके बाद आएगा 3s1। और इसमें रहने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन है नहीं। है कितना? मैंने हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पेस जो है यहाँ पे खाली है, दिया जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, जगह तो है ही ना। और इसके ऊपर वाले जो एनर्जी के लेवल्स होंगे वो सब क्या होंगे? खाली होंगे, वो एम्प्टी होंगे। सही है। अब हमको क्या करना है? हमको n सोडियम के एटम्स लेने हैं, और सोडियम का हमको एक सॉलिड बना लेना है। सॉलिड बनाने का मतलब हुआ अब सारे एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। गैस में हम ये मान के चलते हैं कि 2 एटम्स के बीच का सेपरेशन लगभग कितना होता है? इनफाइनाइट। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन सॉलिड में तो इंटरेक्शन कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका शेप ही डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो अगर n एटम्स को, बोलो क्या, n एटम्स को अगर तुम एक साथ मिला दोगे, तो जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जितने भी 1s वाले होंगे ना, वो सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अरे बोलिए ना। तो बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और टोटल कितना एटम लिया है? n। तो बताइए 1s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2n। एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ऐसे n एटम है, तो 1s में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और बाबू वो जो 2n इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, तो इसकी वजह से उनकी एनर्जी सेम ना होके उनके बीच में हल्का हल्का गैप आ जाएगा। जैसे सुनिएगा, इसकी एनर्जी अगर -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी भी कितनी होगी? -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब आप सॉलिड बनाइएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो उसमें किसी का होगा -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसी का होगा -50.00001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का हो जाएगा -50.00002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने हल्का फुल्का सब में अंतर देखने को मिलेगा। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एक ही लाइन खींचें और सारे के सारे 2n इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ही लाइन पे दिखा दें। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? अब मैंने दिखने में तो ये आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा? गैप रहेगा। ये सब 1s वाला ही है,
कौन है ये सब 1s वाला ही है, लेकिन फिर भी सब में थोड़ा थोड़ा गैप आएगा। अब आप बताइए टोटल कितने एनर्जी के लेबल्स होंगे? टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s में? एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे ऐसे n एटम्स हैं, तो 1s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2n ना हो गए। तो मैं अगर बोलूं कि टोटल कितने एनर्जी के लेबल्स होंगे तो आप क्या बोलिएगा? 2n। और चूंकि हर एटम का 1s भरा हुआ है, अरे यार, इसका मतलब टोटल ऑक्यूपाइड लेबल्स जो होंगे वो भी तो 2n ही ना होंगे, मैंने कोई खाली थोड़े रहेगा। हाँ, तो सारे के सारे भरे हुए रहेंगे, इसमें हर लेवल में एगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, सही है। तो जो ऑक्यूपाइड होगा वो भी कितना होगा? 2n होगा। अब सुनो, अब इसके ऊपर कौन आता है? 2s आता है, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने एटम्स हमने लिए हैं बताइए? n एटम्स लिए हैं ना, तो यानी कि 2s में भी टोटल 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ, तो वो भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एनर्जी में थोड़ा थोड़ा गैप आएगा, जिसकी वजह से हम एक ही लाइन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को ना ड्रॉ करके हम उनके लिए क्या करेंगे? हाँ, ऐसे ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए हम लोग एनर्जी का लेबल ड्रॉ करेंगे। अब आप बताइए यहाँ पर टोटल कितना होगा? टोटल लेबल कितने होंगे? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं उतने लेबल्स होंगे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ही ना रहता है, हाँ, और n एटम्स हैं, तो टोटल यहाँ पर भी कितना होगा? 2n होगा। और बाबू ये भी तो भरा हुआ है, अरे 2 होना चाहिए, 2 है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्यूपाइड भी कितना होगा? तो ये आपका 2n हो जाएगा। यानी इसके हर लेवल में, अरे बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई खाली नहीं होगा। अब उसके ऊपर बताओ कौन सा है? 2p है। अब तुम बताओ कि एक एटम के 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ऐसे कितने एटम्स हैं? n एटम्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 6n ना हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा, इस बैंड को थोड़ा ज़्यादा दिखा सकते हो। अरे बोलो, ऐसा होगा कि नहीं? अब इसमें बताओ तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 6n होगा, और चूंकि भरा हुआ है इसका मतलब सब का सब ऑक्यूपाइड भी होगा। तो बताइए ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 6n। यानी कि हर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। अच्छा बताइए उसके ऊपर कौन है? 3s है, बोलो। तो 3s में रह कितना सकता है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और ऐसे ऐसे n एटम्स हैं, तो टोटल एनर्जी के लेवल्स कितने होंगे? 2n होंगे। तो ड्रॉ किया जाए तो बाबू एनर्जी का लेवल हमको कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? बोलो ना, ड्रॉ करा जाए तो टोटल हमको कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? 2n ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन सब ऑक्यूपाइड नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इसमें रहने को 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन है तो एक ही गो ना। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्यूपाइड की अगर हम बात करें तो सिर्फ कितना होगा? n होगा। इसका मतलब हुआ कि उसमें आधा खाली रहेगा। आधा क्या रहेगा? खाली रहेगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, ये आप बताइए कि ये तो खैर लाइन की तरह हमको दिख रहा था, ये आपको लाइन की तरह दिख रहा है कि बैंड की तरह दिख रहा है? अब हालांकि मैंने ड्रॉ किया है तो आपको गैप ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन अगर एकदम एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा करेंगे तो हमको ये बैंड ना दिखेगा। तो अगर हम इंडिविजुअल एटम के लिए एनर्जी का लेवल ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन्स आती हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड स्ट्रक्चर के लिए एनर्जी का लेवल ड्रॉ करते हैं तो क्या आती हैं? बैंड्स आती हैं। ये 1s का बैंड हो गया, ये आपका 2s का बैंड हो गया, ये आपका 2p का बैंड हो गया, ये आपका 3s का बैंड हो गया, सही है। सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जिस सेल में होते हैं, सॉरी जिस बैंड में होते हैं, उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे? और यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो होता है, आपको पता है ना किसके ऊपर भी होता है, उनको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। यानी आप चाहते हैं कि इस सॉलिड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, यानी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करे, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड में से लेके कहाँ जाना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में, तब वो मूव कर सकते हैं। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो बात करेंगे वैलेंस बैंड की। द एनर्जी बैंड
विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस का मतलब हुआ आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड का क्या मतलब हुआ, द एनर्जी अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर वाले जो बैंड्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, कंडक्शन बैंड बोला जाएगा। एनर्जी बैंड गैप या फिर सिंपल एनर्जी गैप भी कह सकते हैं, या हम इसको फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं। और ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका कंडक्शन बैंड और बाबू ये है आपका वैलेंस बैंड, क्या है, वैलेंस बैंड। तो हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना होगा, तब जाके ना ये एक कंडक्टर बन पाएगा। तो कम से कम इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, उसी को बोला जाता है फॉरबिडन गैप कहिए, चाहे एनर्जी गैप कहिए, चाहे एनर्जी बैंड गैप कहिए। तो उसके लिए आपको किन दो लेवल्स का गैप देखना पड़ेगा, तो वैलेंस बैंड के सबसे ऊपर वाला और कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला के बीच में जो गैप होगा, क्योंकि तो हम कम एनर्जी में हमको काम चला लेना है, तो हम तो यही ना चाहेंगे कि कम से कम गैप रहे। अरे होने को तो इसमें और भी ढेर सारा लेवल होगा ना, तो तुम बताओ ना सबसे आसानी से तुम कहाँ से कहाँ पहुँचो, यहाँ से यहाँ पहुँचाना आसान रहेगा आखिर यहाँ से यहाँ पहुँचाना आसान रहेगा, यहाँ से यहाँ ना पहुँचाना आसान रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ क्या, हाँ टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ठीक है, इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इवन ये तो जीरो भी हो सकता है। जीरो होने का मतलब वो ऐसा लगेगा कि दोनों ओवरलैपिंग है ना बाबू, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन क्या, मटेरियल। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं। तो एनर्जी गैप के हिसाब से हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स के केस में या तो दोनों के बीच में कोई गैप तुमको दिखेगा ही नहीं, दोनों ओवरलैपिंग में हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड है, मान लो कि वो कंडक्टर, मैंने 2 रूम दिख रहा है लेकिन रूम के बीच में दरवाजा नहीं, ये चौखट है लेकिन दरवाजा, यानी कि इसमें का आदमी आराम से उसमें जा सकता है बिना रोक टोके, आप समझ रहे हैं। या फिर अगर है भी तो बहुत कम है, मैंने समझो पर्दा लगा हुआ है, आप हटा के जा सकते हैं, दरवाजा खोलने वाली कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। तो या तो यहाँ पर बोला जाएगा कि एनर्जी का जो गैप है वो लगभग कितना है, जीरो ही है, और ना तो बोला जाएगा कि जो गैप है वो लगभग जीरो है। बोलो जल्दी। सेमीकंडक्टर के केस में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा होता है लेकिन बाबू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो जो विजिबल के रेंज में आता है, विजिबल 1.8 से लगभग 3 तक जाता है, 3.2 तक जाता है। माने अगर ये सेमीकंडक्टर है ना, तो आप विजिबल लाइट डाल के चाहे तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन को उठा के कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। इवन विजिबल लाइट डाल के। और जितना सोलर पैनल सब बनता है वो किसका बनता है, सेमीकंडक्टर्स का बनता है। उसको ले जाकर धूप में क्यों रखा जाता है, ताकि उस पर विजिबल लाइट पड़े, अच्छी इंटेंसिटी के साथ पड़े, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कूद के इसमें जाए और ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाए, आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी देने लगे, ठीक है। चलिए, इंसुलेटर के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली हम मान के चलेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, माने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, लेकिन चलिए बोल देते हैं कि ग्रेटर देन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसके केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इसकी कंडक्टिविटी कम, माने खराब कंडक्टर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये बनता है क्या, खराब कंडक्टर, कंडक्टिविटी कम होने लगेगी इसकी। लेकिन उसके केस में आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी उसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। इसमें वैसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो पहले ही जा रहा था, तो तुम्हारे टेम्परेचर बढ़ाने से अब ज़्यादा थोड़े जाएगा। अरे आप समझ रहे हैं, हाँ वो तो बीच में गैप है ही नहीं, तो काय के लिए टेम्परेचर। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने दूसरा रीजन देखा है कि कैसे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है, याद है। तो इसका दूसरा हिसाब किताब है, इसका हिसाब किताब दूसरा है। इसके केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे का मतलब हुआ तुम एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे और अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। इसके केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो किस बात पे पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ही, तो ये हल्का फुल्का इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो वो चीज़ लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसकी कंडक्टिविटी तो कम होती है, खराब कंडक्टर बनेगा, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी
बढ़ेगी, और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में। यहाँ पर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का कुछ रेंज दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी देखिए कितनी ज़्यादा है, 10⁻² से 10⁸ ओम पर ओम पर मीटर है ना। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी देखिए, मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो कम ही ना है, 10⁻⁻6 से कितना है 10⁵ तक, तो मतलब 10⁻⁻6 तक ना गया है। अरे बोलो, ऐसा कंडक्टिविटी कितना होगा 10⁻⁻19, तो बहुत कम हो गया। और 10⁻⁻11 के बीच में ना, तो बहुत कम होगा, इसका बीच में आएगा और इसका सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। उल्टा कर दोगे रेजिस्टिविटी बन जाता है। तो तुम अपना देख लेना एक बार। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर में कौन कौन सा आएगा, आयरन आएगा, कॉपर, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आ जाएगा, मतलब मेटल्स है जनरली ये सब। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, चाहे ऐसा गैलियम आर्सेनाइड और भी बहुत सारा होता है, लेकिन एक दो की बात करें तो ये सब हो जाएगा। और सिलिकॉन के लिए एनर्जी का गैप कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कुछ डेटा है, मन करे तो याद रख सकते हो। इंसुलेटर में तो अपना लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो सुनो, सेमीकंडक्टर जो है, एग्जाम्पल की बात करें तो हम सिलिकॉन ले ले अगर, तो आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4। और अगर सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अगल बगल 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अरे एक एक इलेक्ट्रॉन सबने शेयर कर लिया ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पे अब ये भी अपना हक जताएगा, इस पे ये भी अपना हक जताएगा। आप समझ रहे हैं? तो 4 गो अपना था, 4 गो बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, ये सही है। अगर हम T = 0 केल्विन की बात करें, बात कब की करें, अरे कब की, 0 केल्विन की। 0 केल्विन का मतलब हुआ कि एकदम टेम्परेचर नाम की चीज है ही नहीं इसके पास, कोई एनर्जी हमने दिया ही नहीं है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी रहेंगे। और मैंने कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो वैलेंस शेल में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी कौन से सेल में हैं, वैलेंस शेल में। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे या वैलेंस बैंड में होंगे, हाँ, और कंडक्शन बैंड होगा खाली। यानी ये एक प्योर इंसुलेटर है। क्या है? प्योर इंसुलेटर। लेकिन अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर को अब हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाती हैं। तो बाबू वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पहले तो उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बॉन्ड तो यहाँ टूट गया, यहाँ खाली जगह हो गया। अब ये खाली जगह इसको नहीं बोलेंगे, एक्चुअली बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये सिलिकॉन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज ना हो जाएगा। अरे ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के निकालने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद को थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज महसूस करने लगेगा। बोलो, अब हम प्लस साइन ना दिखा के हम ना एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ से कुछ निकला है, तो वहाँ क्या आ गया है, गड्ढा आ गया है। इस गड्ढे को होल बोला जाएगा, बोला भी जाता है। तो ये होल जो होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी को ना रिप्रेजेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज से। सही है। तो ये एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये एक पॉजिटिवली चार्ज होल हो गया। क्या हो गया? होल हो गया। सही है। तो टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो एक होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट हुआ। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइए तो यहाँ से भी निकल गया। अरे बोलिए ना, तो एक और होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट हुआ। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइए तो यहाँ से भी निकल गया। सही है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जब टेम्परेचर नहीं था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, वैलेंस बैंड में थे। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे ना, हम मान लीजिए किसी T केल्विन की बात करें हैं, तो इसमें से अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जाते जाते चले जाएंगे। तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स आते हैं। ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिवली चार्ज चीज। क्लियर है? अब सुनिए क्या होता है। यही सब चीज इसमें लिखा होगा, पढ़ लोगे। अरे जो समझाया वो लैंग्वेज में लिखा होगा।
कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम एलिमेंटल की बात करें, सिंपल एक एलिमेंट की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ले सकते हैं। कंपाउंड का मतलब हो गया कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो इसमें भी इनऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक आते हैं। सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो एक आध को याद रख सकते हैं। ये कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है, इंडियम फास्फाइड है ना, ये सब हो गया। एंथ्रासीन हो गया, पॉलीपाइरोल हो गया, पॉली एनालीन हो गया, पॉली, अब जो भी है लिखा हुआ आपने देख लेना, ठीक है। हाँ, जो भी है व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बाबू, ये है वैलेंस बैंड और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। कुछ टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ाया गया है, तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें गई हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट हुआ है, होल क्रिएट हुआ है, और इसमें आया है इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करें, पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलो जल्दी। लो पोटेंशियल को नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम ये बात भी जानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, अरे बोलो। और ये बात भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अब बाबू पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अरे बोलो तो सही। अच्छा है, कम दाम में समझना है तो ऐसे समझो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, यानी मिला जुला के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाह रही हैं, इधर जाना चाह रही हैं। ये होल्स जो हैं ये तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को धक्का देगा, ये नेगेटिव चार्ज इन होल्स को खींचेगा, तो होल्स उधर जाना चाह रही हैं, अरे बोलो। तो ऑब्वियसली वो जाएंगे भी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेगा इधर, होल जाने लगेगा। ये नेगेटिवली चार्ज चीज़ है, ये पॉजिटिवली चार्ज चीज़ है। और सुनिए, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस मूवमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इस मूवमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट आएगा। जल्दी बताइए, इस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट किधर आएगा, एक किधर आएगा? तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर माना जाएगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इधर माना जाएगा। लेकिन होल की वजह से करंट किधर आएगा? अच्छा इधर आएगा। क्या बात करते हो, होल पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन में माना जाता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तो करंट ड्यू टू होल जो होगा वो उधर आएगा। और कमाल की बात यह है कि दोनों की वजह से करंट का डायरेक्शन सेम आया है। इसका मतलब हुआ अगर हमको नेट करंट चाहिए तो हम दोनों को ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, तो बताइए आई जो कि नेट करंट अगर है तो उसके लिए क्या करना होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू क्या, होल। अब यहाँ आई जो है, अब मैंने स्मॉल में लिखा है, इधर कैपिटल में लिखा हुआ है, काम चला लीजिएगा। आई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आई एच क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। क्लियर है? अब एक सवाल दिमाग में आता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वो तो सर मूव कर जाता है, होल कैसे मूव करेगा? होल तो गड्ढा ना है, गड्ढा कैसे मूव करेगा? अरे बोलिए ना, गड्ढे में से कुछ निकला है उसको आप सर इधर उधर ले जा सकते हैं। मान लीजिए कि पत्थर मैंने निकाल के फेंक दिया तो वो जा सकता है, गड्ढा कैसे फेंक दूंगा मैं? क्या? हाँ मैं बता देता हूँ। तो होता कुछ यूं है कि जैसे वही सिलिकॉन और सिलिकॉन का सॉलिड स्ट्रक्चर है ये, और देखो एक होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर मैंने जनरेट किया है, ठीक है। मैंने क्या किया कि उधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। अभी क्या है कि ये तो निकल चुका है, तो ये तो अब जाएगा अपना उधर, इसको कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। डाउट है कि ये कैसे जाएगा, तो सुनो, तुमको क्या लग रहा है सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन को लालच था क्या इधर आने का? नहीं, लालच तो सबको है। ये भी जाना चाह रहा है पॉजिटिव की तरफ और उस नेगेटिव से दूर भागना चाह रहा है, ये भी जाना चाह रहा है, ये भी सब जाना चाह रहा है। लेकिन सवाल है कि ये जाएगा कहाँ? जगह नहीं है। या तो इसको बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ के बाहर निकालने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये बेचारा मूव नहीं कर पाएगा, जगह नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं। लेकिन ये तो मूव कर जाएगा ना, कहाँ है, कहीं इधर गड्ढा है तो तुरंत ये यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा। एक मिनट, तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो गड्ढा यहाँ ना क्रिएट होगा और ये जगह भर गया। आप समझ रहे हैं? तो जो होल पहले यहाँ था वो होल यहाँ है। अब तुम बताओ, इसको भी तो लालच है कि हम थोड़ा इधर आते हैं, इसकी तरफ आते हैं, तो वो आएगा अब इसके पास, तो होल उधर चला गया, ये जाएगा उसके पास। और धीरे धीरे तुम क्या देख रहे हो कि होल किधर जा रहा है, उधर पीछे की तरफ जा रहा है। अब बात समझ रहे हैं? धीरे धीरे होल उधर की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो होल का मूवमेंट होता ही नहीं है। मूवमेंट हमेशा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। हमको एहसास होता है कि होल मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो तो अपना चला गया और होल आपको इस तरीके से मूव करता हुआ देखेगा, ठीक है। एक चीज और है,
इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ा तेजी से मूव करता है, होल का मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे होता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसके पीछे वजह है मोबिलिटी नाम की एक चीज। क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब हुआ कि मूव करने की एबिलिटी। अरे मोबाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? वो चीज जिसको हम लोग मूव करा सके। मोबाइल फोन का मतलब हुआ ऐसा फोन जिसको हम लेके मूव कर सके। तो एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब मैंने मूव कराया था तो वो चीज, उस चीज का मैंने ख्याल रखा है। इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव कर रही हैं, होल्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और उसमें हम लोग लेते हैं सिलिकॉन और किसको? जर्मेनियम को। देख चुके हैं हम लोग कि अगर एकदम हम 0 केल्विन की बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड तो एकदम खाली होगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, किसी T केल्विन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना वैलेंस बैंड में से निकल निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बाबू, उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। और कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में गए हैं। अरे बोलो ना, एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो वैलेंस बैंड में कितने होल्स हैं? 3 ना बाबू। तो ये जो n है वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड। ये है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन वैलेंस बैंड। वेरी गुड। तो वो सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। ये जो Ni है इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो आप उसको बता दीजिएगा। उतना ही होता है जितना नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे नंबर डेंसिटी ऑफ होल है। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग नंबर डेंसिटी बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, बात करेंगे डोपिंग की। तो बाबू डोपिंग वर्ड खेल कूद में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इसका मतलब होता है कि आपने अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर कोई चीज़ इंजेक्ट कर लिया है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग। इसीलिए हर खिलाड़ी का डोप टेस्ट भी होता है, और खास तौर पे उन लोगों का तो जरूर होता है जो लोग 1, 2 और 3 में आए होते हैं। मेडल पहना दिया जाता है, उसके बाद उनका ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस आदमी ने कुछ ऐसा आपत्तिजनक चीज़ ले लिया है जो कि बैंड है। तो बहुत सारे खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल भी होते हैं, उनका मेडल उनसे वापस भी लिया जाता है। आप जाके सर्च करिएगा कितने लोगों का तो गोल्ड मेडल वापस करना पड़ा है। हाँ, कई बार ये जानबूझ के होता है, कई बार गलती से भी हो जाता है। अरे कई बार गलती से भी हो जाता है, हमको नहीं पता, हम कुछ ऐसा खा लिए हैं जिसमें वो चीज़ था। अब जैसे मान लो कोई फल ही खा लिए जिसमें स्पेशल वो केमिकल है जो चीज़ बैंड है ना, तो खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर डोपिंग का क्या मतलब हुआ? तो सेमीकंडक्टर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अरे हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसी का ना परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। अब परफॉर्मेंस में हमको क्या बढ़ाना होगा? उसका कंडक्टिविटी बढ़ाना होगा। अगर हम उसमें कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। बोलो, जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करेंगे उसको बोला जाता है डोपेंट्स। क्या है ये? डोपेंट्स है। चलिए, जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं वो बहुत बहुत कम फ्रैक्शन में होता है। इवन वो होता है फ्यू पार्ट्स पर मिलियन में। मैंने कहने का मतलब है कि 10 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, पता है ना? तो 10 लाख सिलिकॉन होगा ना, तो उसमें 1 या 2 इम्प्यूरिटी का एटम ऐड होगा, बस। नहीं समझे? 10 लाख सिलिकॉन में क्या? हाँ, अरे इम्प्यूरिटी ऐसा ही ऐड किया जाता है। तुम्हारे शरीर में कितना लीटर ब्लड है? बायोलॉजी वाला लोग बताएगा कितना है। कितना लीटर ब्लड है हमारे शरीर में? कितना होता है?
तुम लोग बायो का स्टूडेंट है। मैंने ठीक है 8 लीटर 10 लीटर तो होगा ही। चलो ना 8 लीटर 10 लीटर होगा ना। तो जो डोपिंग में जो इंजेक्शन लिया जाता है वो कितना का होता है? सम मिलीलीटर में होता है वो, 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर। तो आपको नहीं लग रहा है कि हमारे बॉडी में जितना है उससे लगभग हजारों लाखों गुना कम अमाउंट में ही उसको इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन उसी से हमारा परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाता है कि नहीं? अब बोलिए ना, इम्प्योरिटी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐड कर। हाँ सुनो, इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि आधा किलो सिलिकॉन ले लिया उसमें आधा किलो इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, ऐसा नहीं। ये दूध में मिलावट नहीं चल रहा है। इसमें हल्का सा आप डाल दीजिए, आधा किलो में आप 0.00001 ग्राम भी डाल दीजिएगा, वो काफी रहेगा, ठीक है। फ्यू पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ कि अगर 10 लाख सिलिकॉन के एटम्स हैं तो उसमें 1 या 2 एटम बस किसका? इम्प्योरिटी का ऐड किया जाएगा। तो अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो बताइए सिलिकॉन का मास नंबर कितना होता है? 28 होता है। आप बस 28 ग्राम, कितना ग्राम? सॉरी 28 ग्राम सिलिकॉन लीजिए तो आपको पता है उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? 1 मोल। 1 मोल का मतलब हुआ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ना। तो एक बात बताओ बाबू, अगर 10 लाख में एक ऐड हुआ है, अरे बोलो ना, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23 में कितना ऐड होगा? 1/10 टू द पावर 6 इंटू 6.022 शायद होता है ना, ये 22 होता है, इंटू 10 टू द पावर कितना? 23। अभी 10 टू द पावर 6 से 23 काटोगे कितना आएगा? तो ये 10 टू द पावर 17 आएगा। तो बताइए हमने कितने इम्प्यूरिटी के एटम्स ऐड कर दिए? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 17। ये बताओ तो कोई मामूली नंबर है? 28 ग्राम कितना होगा? इतना सा होगा। तो इतने से में ही भले हम लोगों ने 10 लाख में एक ऐड किया है तो क्या है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 10 टू द पावर 17 के ऑर्डर में इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड कर दिए हैं। तो ये कोई मामूली नंबर नहीं है और काफी से इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। बताऊंगा कैसे ऐड किया जाता है, चाहे कौन कौन सा इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है ना। लेकिन ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें आपने इम्प्योरिटी ऐड की है उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है एकदम प्योर, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम 2 टाइप का देखेंगे, ठीक है, जिसमें पहला होगा एन टाइप और दूसरा होगा पी टाइप। अब ये क्या है एन टाइप, ये क्या है पी टाइप, आइए इसको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। बोलिए, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम किसमें? एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हुआ है जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जैसे इधर हम लोग अगर देखें तो ये सिलिकॉन हो गया, ये क्या हो गया? जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के जस्ट बाद क्या आता है? फॉस्फोरस। जर्मेनियम के बाद आता है, जर्मेनियम से पहले आता है गैलियम और जर्मेनियम के बाद आता है आर्सेनिक। तुमको तो पता होगा नहीं सब, पता है क्या? अच्छा, तो सिलिकॉन के पहले कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो हम लोग ना बाबू ये सब, चाहे आर्सेनिक के नीचे क्या आता है? एंटीमनी आता है, सर एंटीमनी ना आता है, एसबी आता है, ठीक है। तो ये सब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गई। तो अगर हम इस सिलिकॉन चाहे जर्मेनियम में इन लोगों को मिलाएंगे तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? एन टाइप। क्या बोला जाएगा? एन टाइप, ठीक है। अभी मिला के बताऊंगा मैं कैसे मिलता है ये ना। और अगर मान लीजिए हम इन लोगों को मिलाते हैं तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे? पी टाइप। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अरे बोलो, लिखा हुआ है व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर, आप ऐसा ही लीजिए चाहे जर्मेनियम लीजिए, जो कि कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। यू नो टेट्रावैलेंट, जिसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विथ अ ग्रुप 5। हाँ, इसको ग्रुप 4 बोला जाता है ना, नए
पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो पहले 14वां ग्रुप और 15वां हुआ करता था, लेकिन अब शायद 5A 5B ऐसा करके बोला जाता है। तो ये 5वां हो गया, सॉरी ये चौथा हो गया, ये 5वां। तो ग्रुप 5 के एलिमेंट जो कि पेंटावैलेंट होते हैं, और एग्जाम्पल में दिया हुआ आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर फॉस्फोरस, इनको ऐड किया जाएगा। वी ऑब्टेन अ क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। द पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स आर नोन एज डोनर एटम्स। जब आप फॉस्फोरस ऐड करिएगा ना सिलिकॉन में, क्या ऐड करिएगा, इस फॉस्फोरस को डोनर बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा बताता हूं मैं। अब सुनो क्या है। सबसे पहले अगर अब हम इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद देखें तो बाबू कुछ सिलिकॉन को फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा, कुछ सिलिकॉन हटा के वहां कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा। उसको तो मिक्स ना होना है उसी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ मैंने कितना फॉस्फोरस ऐड किया है, 3 ऐड कर दिया है ना। हालांकि मैंने हद से ज़्यादा ऐड कर दिया है। मुझको पहले 10 लाख सिलिकॉन बनाना चाहिए था, तब एगो फॉस्फोरस बनाना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ 4-5 को सिलिकॉन में 3 को जोड़ दिया। तो आप मानिएगा कि ये लगभग 25-30 लाख सिलिकॉन है, तब उसमें मैंने 3 को फॉस्फोरस एटम ऐड किया है। अब देखिए सिलिकॉन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों ने बॉन्ड बना लिया है। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 5 बॉन्ड थोड़े बनाएगा। 5 बॉन्ड बना लेगा 10 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जबकि इसको 8 को इलेक्ट्रॉन रखना है। तो इसीलिए बनाएगा ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके पास भी, बोलिए, इसके पास भी और इसके पास भी। तो बचेगा तो अपने पास रखेगा नहीं, ऐड होते ही ये उनको, अरे ऑक्टेट पूरा हो गया ना रे भाई, तो अपने पास रखेगा, जरूरत ही नहीं है। ऐड होते ही ये उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अरे बोलिए, तो रिलीज होके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट फिर से देखिए, ऐड होते ही क्या करेगा, ये सब रिलीज कर देगा। रिलीज होते ही ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। अब रिलीज हो गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अरे बोलो, और ये सारे के सारे फॉस्फोरस जो हैं ये कैसे चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम होल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई खाली जगह दिख रहा है क्या तुमको, वो तो एक्स्ट्रा न था। अरे एक्स्ट्रा मिट्टी रखा हुआ था, उसको हम उठा के ले गए, तो गड्ढा बन जाएगा, कोई गड्ढा नहीं होगा। यानी कोई होल नहीं है, लेकिन हमको फ्री में 3 को इलेक्ट्रॉन मिल गया। ओ माय गॉड, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए हमको फ्री में 3 को इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं। हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, फ्री में 3 को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये कंडक्टर बन चुका है। अरे बोलिए, इसका मतलब ये हुआ कि 0 केल्विन पे ही, कहाँ पे, माने 0 केल्विन तो खैर बहुत कम हो गया, हल्का फुल्का भी टेम्परेचर अगर रहेगा तो आपको फ्री में 3 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये क्या है बताइए, वैलेंस बैंड। ये क्या है, आपको ये एक चीज दिख रहा होगा, ये क्या है पता है, ये जो फॉस्फोरस आपने ऐड किया है ना, उसका एनर्जी लेवल है ये। हे बोलो, ये है एनर्जी ऑफ क्या, तो उसको डोनर ना बोला जाता है। और क्यों डोनर बोला जाता है, क्योंकि ऐड होते ही उसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया कि तुम ले जाओ, समझ रहे हो। हाँ, इसको मोक्ष प्राप्त हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। तो सुनो एक मिनट, पहले जब इसने दान नहीं किया था ना, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इसके पास थे, ये तो फॉस्फोरस के पास ही ना थे। ऐड होते ही तुरंत उसने इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज दिया, कंडक्शन बैंड में भेज दिया। तो इसके और इसके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि बिना एनर्जी दिए हुए भी यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ये। अरे बोलिए ना, तो ये चीज भी आप एक ड्रॉ कर दीजिएगा, सही है, बोलिए जल्दी। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। अब जैसे देखिए फ्री में हमको क्या 3 को इलेक्ट्रॉन मिल चुका है ना, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब टेम्परेचर बढ़ाइए, अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो अब नया होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, एक मान लीजिए यहाँ से निकल गया। अरे बोलिए ना, हाँ मैंने शुरू में ऐसा केस था। अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा क्या होगा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के, यहाँ वाला तो पहले ही जा चुका है, फॉस्फोरस ने पहले ही भेज दिया है। टेम्परेचर बढ़ाने से अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी कूद कूद के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आप बताइए कि इम्प्योरिटी ऐड करने से फायदा हुआ कि नहीं है। इम्प्योरिटी ऐड करने से फ्री में ना हमको यहाँ 3 को इलेक्ट्रॉन मिल गया था, और अगर मैं 28 ग्राम सिलिकॉन की बात करूं, अरे बोलो, तो तुम लगभग मान के चलो कि हर
एक इम्प्यूरिटी माने टोटल कितना एटम ऐड किया था हम लोगों ने 0.6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना, सॉरी 17 ना, मात्र 28 ग्राम सिलिकॉन लीजिएगा तो उसमें इतने इम्प्यूरिटी के एटम्स ऐड होंगे, यानी इतने फास्फोरस ऐड, और हर फास्फोरस ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री में मिल गए हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए। परफॉर्मेंस बढ़ गया कि नहीं? बढ़िया है। इस केस में बच्चों ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है। अरे बोलो ना, हाँ, किसके रेस्पेक्ट में? तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के रेस्पेक्ट में। आप काउंट करके देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा दिखेंगे। देखिए 1, बोलो 2, और बोलो कहाँ है 3, 4, 5 और 6। अरे बोलिए, वही है 6 यहाँ पे, लेकिन होल तो 3 ही ना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं किससे? नंबर ऑफ होल्स से। ये चीज हो गया इसमें। चलिए ठीक है। रही बात रिप्रेजेंट करने की, तो बाबू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट से। ये प्लस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस आयन है, पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस, और ये जो डॉट है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस आयन ने रिलीज किया है। अरे बोलिए, तो अगर हमको एकदम स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बना देंगे, नंबर ऑफ होल्स कम दिखा देंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होती हैं। अरे बोलो, तो ये जो चीज मैंने आपको समझाया है यही सारी बातें यहाँ पर लिखी होंगी, आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बात करते हैं हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में बताइए कैसी इंप्यूरिटी ऐड होती है? अगर सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, हाँ, तो इससे पहले कौन था? एल्यूमिनियम था और गैलियम था। बात समझ रहे हो? तो इनको अगर ऐड करोगे ना, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। क्यों पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर उसको बोला जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले अब हमने इंप्यूरिटी के रूप में एल्यूमिनियम ऐड किया है, तो कुछ कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में तो बस 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करेगा कि 3 को बॉन्ड तो ये बना लेगा। इस जगह नहीं, ऐसा गड्ढा भी नहीं मिलेगा आपको। अरे गड्ढा कुछ निकलने से ना बनता है, अभी कुछ निकला थोड़े है। तो इस जगह जो है वो मतलब खाली टाइप का दिखेगा, गड्ढा भी नहीं दिखेगा, खाली जगह दिखेगा। सही है। ठीक उसी तरीके से एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बना लिए, ये जगह खाली है। एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड, ये जगह खाली है। अब क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, अभी तो इसको एक खाली जगह इधर अगर मिल रहा है तो आराम से घूम फिर सकता है। आप समझ रहे हैं? ये क्या कर सकता है? तो अभी इधर है, अच्छा ये भी तो अभी इन्हीं की फैमिली में ना के एडजस्ट हो गया है। अरे बोलो ना, हाँ, कोई बच्चा है मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ, एक आदमी, कभी इसके गोद में कभी उसके गोद में, ऐसा। तो अगर ये घूमते फिरते यहाँ आ गया तो अब ये एल्यूमिनियम कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और जैसे ही एल्यूमिनियम नेगेटिवली चार्ज हुआ यहां पर क्रिएट हो गया एक होल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया है। अरे बोलो ना, सुनिए, फास्फोरस जो था वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता था और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। तो यहां देख के ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम ने क्या छोड़ा है? होल छोड़ा है। ये होल एल्यूमिनियम की वजह से ही ना पैदा हुआ है, और खुद कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज। फिर से बोलो, फास्फोरस क्या छोड़ता था और कैसा चार्ज होता था? पॉजिटिवली चार्ज होता था। लेकिन एल्यूमिनियम होल छोड़ रहा है। अब देखो, ऐसा है कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो ये होल यहां भी जा सकता है। नहीं समझे? फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, होल। अब तुमको नहीं लग रहा है कि पिछले केस में इलेक्ट्रॉन को घूमने की आजादी थी, अब किसको घूमने की आजादी है? इस होल को घूमने की आजादी है। सही है। तो ऐसा खाली इसी के साथ थोड़े होगा। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, आते ही ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ गड्ढा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको बताइए फ्री में क्या मिल रहा है? होल। पिछली बार आपको फ्री में मिल रहा था इलेक्ट्रॉन, अब की बार आपको फ्री में मिल रहा है होल। इसका मतलब हुआ बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए आपको वैलेंस सेल में क्या मिल रहा है? वैलेंस सेल में ही होल होता है। अरे बोलो। और एक और बात है, ये जो चीज है ये है, इसको ना एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बोला जाता है। ये पढ़ा नहीं हम लोगों ने, लेकिन यहां देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, क्या है? एक्सेप्टर।
वो जो फास्फोरस था उसको डोनर बोला गया था, इसको क्या बोला जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये है एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, और मतलब एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम हो गया ये। अरे यार, एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया है तभी ना यहाँ पर होल क्रिएट हुआ है। तो ये चीज है, सही है। अब सुनिए, सिचुएशन तो ऐसा है, फ्री में मिला था हमको 3 गो होल। मैंने फोटो के हिसाब से देखे तो ऐसे तो देखा जाए तो अरबों खरबों के अमाउंट पे मिलेगा। लेकिन अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कुछ और, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से निकल गया, बोलो ना, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएं, यहाँ से निकल, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ से निकल गया ना। अब आप इसमें बताइए कि जैसे शुरू में ये तो जब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तब की कहानी है ये, कुछ होल्स इसमें थे ना, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कहाँ जाएंगे? हाँ, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। गिन के बताइए कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कि होल ज्यादा है? कौन ज्यादा है? होल ज्यादा है। यहाँ नंबर ऑफ होल जो होते हैं एक्चुअली ज्यादा नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे बहुत बहुत ज्यादा है। किसके? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो अगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन चाहिए, माइनस माइनस होल, माइनस होल, माइनस होल, माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? नेगेटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयन को। और ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो होल इसने छोड़ा है। अरे होल छोड़ा है तभी ना वो नेगेटिव चार्ज हुआ था। हाँ, अच्छा, इसको अगर शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना है, होल बना दीजिएगा ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन बना दीजिएगा कम। सही है। चलिए, एक सवाल अभी भी रह गया कि उसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है था, और इसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है? क्या वो नेगेटिवली चार्ज होता है और क्या ये पॉजिटिवली चार्ज होता है? बोलो, ऐसा होता है क्या? तो बाबू ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 1 मिनट। आप बताइए नंबर ऑफ होल्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 और 6 है। बोलो ना, नंबर होल्स कितने हैं? 6 हैं। और ऐसे में देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ 3 ही हैं। तो हमको ऐसा लग सकता है कि चूंकि नंबर ऑफ होल ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है ना, जिसकी वजह से ये नेट पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन नहीं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो, सब कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और आओ समझते हैं क्यों। एक बात बताओ, जब एकदम कहानी की शुरुआत थी, कहानी की शुरुआत यही ना थी, कोई इसमें से चार्ज है नहीं। एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन था भाई, ऐसा थोड़ा कि ये नेगेटिवली चार्ज है, कम ही है ना, इसके पास 3 ही था ही। बोलो, अब मैं मानता हूं कि ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है, तो क्या इसके लिए मैंने अलग से कोई इलेक्ट्रॉन लगा डाला है? ये तो इसी में से ना शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, अरे बाबू, तो यहाँ होल भी तो क्रिएट हो गया, और दोनों को मिला दिया जाए तो एक बार फिर से न्यूट्रल हो जाएगा ये। अरे बोलो ना, सब जगह यही होगा, यहाँ भी वही होगा, अभी भी सिचुएशन न्यूट्रल है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। अब मान लीजिए कि ठीक, हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल एक बार फिर से मिल के क्या बनेगा? न्यूट्रल ही ना बनेगा। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये चार्ज्ड नहीं हो रहा है। आप उधर भी जाके चेक कर लीजिएगा, उधर भी जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये भी कोई चार्ज नहीं है। बोलिए, 1 मिनट इधर देखिए। हाँ सुनिए, अभी सब न्यूट्रल है। अरे फास्फोरस के पास 5 गो होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये करे चाहे ये करे चाहे ये करे, तो तुमको क्या लग रहा है? ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी तो है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कि बाहर निकल गया है। अरे उसी स्ट्रक्चर में है, अभी उसी के अंदर घूम फिर रहा होगा। तो इनको मिला दिया जाए तो फिर न्यूट्रल, मिला दिया जाए न्यूट्रल, मिला दिया जाए न्यूट्रल। चाहे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होगा ही ना होगा, तो सिचुएशन तो न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये न्यूट्रल नहीं होता है। तो फिर क्यों इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजोरिटी का मतलब समझ रहे हो, जो नंबर में ज्यादा होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? इसलिए इनको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है।
फिर से बोलो, क्यों इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हाँ, इसलिए हम इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसमें बताइए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स हैं, जो कि कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए हम इनको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सही है। चलिए, एक है मास एक्शन लॉ। अब जैसे तुमको याद होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हमने देखा था कि Ne बराबर होता है NH के, और उसी को हम लोगों ने Ni कहा था, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। Ni क्या था? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। बोलो जल्दी। इस केस में Ne और NH सेम नहीं होता है। तो कोई पूछेगा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बाबू आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ni इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट क्या, Ne इंटू NH। बोलो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी पता है, आपको होल की नंबर डेंसिटी पता है, अब बोलो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, ऊपर में रूट चढ़ाना, तुमको इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। सही है? क्या हुआ बाबू? मैं समझ, कुछ पूछ रही हो? नहीं नहीं, इसमें भी इंट्रिंसिक ही बोलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा है ना कि है तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन इसको अगर हम प्योर माने तो उस हिसाब से बताइए कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ना। तो कुछ एवरेज समझ लो ना एक तरीके से। अरे बोलो ना, जैसे वेरिएबल चीज़ों का एवरेज निकाला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये एवरेज है। अरे मल्टीप्लाई करके रूट चढ़ा दिए हो, तो ये भी एक तरीके का आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। कौन सा एवरेज इसको बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मीन शायद बोला जाता है। अरे अरिथमेटिक मीन जो अरिथमेटिक, और एक और कौन सा होता है ना, तो ऐसा ही ना निकलता है, A इंटू बी के ऊपर आप ऐसा रूट चढ़ा देते हैं। छोड़िए, रहने दीजिए, समझ में आया? चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा इसमें, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। वैसे पूछना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको ये और ये दे देगा, पूछेगा वो कितना होगा। सही है। देखो, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल का स्कोप नहीं है। इस चैप्टर में स्कोप है खाली किसका? थियरी आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। हाँ। एक चीज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी के लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आप बोलिएगा हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्सेप्ट ले आके हम इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो तुम चाहते हो कि डिराइव करके मैं समझाऊं कि कहाँ से आई ये? अरे मोबिलिटी याद है? मोबिलिटी क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता था? ई ऐसा टाउ वाउ करके कुछ, उसी से ये सब डिराइव हो जाता है। बोलो, चलो ठीक है, तो देखते हैं ये है क्या। ये है कंडक्टिविटी, ये है ई। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज हुआ और वो होल का भी चार्ज होगा। अरे इलेक्ट्रॉन के पास अगर माइनस ही चार्ज है तो होल के पास प्लस ही चार्ज होगा। तो इसीलिए ई कॉमन आ गया है एक्चुअली। ये ई इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है नंबर डेंसिटी ऑफ होल और ये है मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक, आप याद रख सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड ये सब बनाया हुआ है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे पीएन जंक्शन की। तो नामे से हमको समझ में आ रहा है कि पी का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जंक्शन का मतलब दोनों को मिला दिया गया है, तो उसको बोला जाएगा पीएन जंक्शन। तो पहले के सिलेबस में तो हमको ये सब भी पढ़ना होता था कि मिलाया कैसे जाता है, लेकिन अभी के लिए सिंपल मानो कि इधर से पी लाया गया, इधर से एन लाया गया, दोनों को सटा दिया गया। सही है। तो देखो बाबू, ये है कौन सा? बोलो जल्दी, बोलो ना कौन सा है ये? रुक जाओ एक मिनट। क्या पी है? हाँ, ये कौन सा है? क्या बोलना चाहते हो? पी बोलना चाहते हो और इसको बोलना चाहते हो एन। अभी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करें? हाँ, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसा सोचो ना, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में कौन होंगे?
तो अगर होल के साथ तब नेगेटिव चार्ज ना लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस होल। बोलो बाबू, माइनस होल, माइनस होल, माइनस होल, ऐसा लिखेंगे। अरे हाँ बोलो, माइनस होल, माइनस होल, माइनस होल, माइनस होल। नहीं बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? माइनस होल, ऐसा माइनस होल, माइनस होल, माइनस होल, ऐसा बोलोगे। अब बाकी ठीक है, कुछ होल होल हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ तक हमने प्रॉपरली ड्रॉ किया, बाकी पीछे क्या कर दिया, काम चला दिया, इधर होल होल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बताओ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाबू कैसा ड्रॉ होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया जाए, प्लस, इलेक्ट्रॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन मैंने इलेक्ट्रॉन और क्या? प्लस, इलेक्ट्रॉन और क्या? ऐसा प्लस, फिर बोलो प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। बोलो बोलो, प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दें? हाँ सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं। अब सुनिए तो क्या है इधर में। अच्छा एक और बात है, आपको क्या लग रहा है, ये जो होल रिलीज हो चुका है वो क्या रेस्ट में रहता है क्या? वो घूमते फिरते रहेगा। इधर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है वो क्या रहेगा? ऐसा घूमते फिरते रहेगा। तो इधर होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सही है। इधर हाँ, हमने दोनों को सटा दिया। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। और मान लीजिए कि इस कमरे में गुलाब के फूल रखे हुए हैं, आप लोग गुलाब के फूल है मान लीजिए, ठीक है, तो गुलाब की खुशबू होगी इस कमरे में। मान लीजिए बगल में कोई कमरा है, उसमें चमेली के फूल रखे हुए हैं, जैस्मिन बोला जाता है ना, तो उस कमरे में किसकी खुशबू ज़्यादा होगी? चमेली की खुशबू ज़्यादा होगी। क्या हो अगर हम बीच में एक दरवाज़ा बना दे तो गुलाब की खुशबू उधर जाएगी, चमेली की खुशबू इधर आएगी, या थोड़ी देर के बाद सब मिक्सड हो जाएगा, इसमें गुलाब चमेली उसमें भी गुलाब चमेली तो ऐसा ही इनके साथ होगा ये कि ये जो होल्स हैं वो किधर जाना चाहेंगे? उधर जाना चाहेंगे। अरे इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आना चाहेंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो देखिए होगा क्या कि जो होलवा है कौन है, ये सब होल जो है ये चल जाएगा किधर? उधर। तो रुको, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। होल किधर चल गया? 4 को था ना, 4 को इधर चलाया। अरे बोलो जल्दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ होल के आ जाने से अब इधर होल ज्यादा हो जाएगा, ना 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 ना। अभी भी इधर कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। आप बहुत ज्यादा है, वो तुम्हारे सोच से ज्यादा है। वो 4 को के आ जाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बताइए इनका क्या होगा? ये किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। कोई पूछेगा इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या बताओगे? रीजन बताओ। क्या इतना भयंकर रीजन मत बताना, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। ऑस्मोसिस बता रही है, हालांकि बोल तो सही रही है। रीजन है कंसंट्रेशन का डिफरेंट होना। इधर होल्स हाई कंसंट्रेशन में थी, इधर लो में थी, तो उधर ही गई थी। और इधर इलेक्ट्रॉन्स लो कंसंट्रेशन में थी, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आई हैं। अब इससे देखो एक चीज क्रिएट हो गया, एक ऐसा इलाका क्रिएट हो गया। एक मिनट, हाँ, जिस इलाके में कोई चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर का मतलब समझ रहे हैं? वो चीज जो चार्ज को लेकर मूव कर सकता है। और चार्ज को लेकर कौन मूव कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन और नहीं तो होल मूव कर सकता है। तो ये एक चार्ज कैरियर फ्री रीजन बन गया, एक ऐसा इलाका जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप? क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब जो होल उधर जाना चाह रहा है, अभी भी इधर कौन ज्यादा है? होल्स बहुत ज्यादा हैं अभी भी इधर। भले मैं ड्रॉ नहीं कर पाया हूं, एक अलग बात है, लेकिन तुमको समझना है कि इधर क्या ज्यादा है और उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अभी भी तो होल उधर जाना चाह रहा है, लेकिन रुकिए एक मिनट। अच्छा, अभी भी तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही होल यहां पहुंचेगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। का मतलब हुआ जाना चाह रहा है उधर, अब फोर्स लग रहा है इधर, जिससे इसकी स्पीड लगातार क्या होगी? कम। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कहीं उधर पहुंचे ही ना, रास्ते से वापस लौट आए। नहीं समझे ना आप? बोलिए जल्दी। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहाँ,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है उधर, उसको लगा फोर्स उधर, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रास्ते से ही वापस लौट जाए। आप समझ रहे हैं? नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं चलिए जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो आ भी सकता है, बहुत कम होगी तो नहीं भी आ सकता है, लौट सकता है। बस कॉन्सेप्ट ये है कि एकदम शुरू में जब हमने सटाया था तो 1 सेकंड में अगर 10 गो होल उधर चला गया था और 10 गो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया था ना, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि कहीं 8 गो इलेक्ट्रॉन उधर जाए। अरे यार, बाकी 2 गो का क्या हुआ? 2 गो रास्ते में लौट आया, नहीं थी काइनेटिक एनर्जी उनकी उतनी। अरे बोलिए ना, आप बात को समझ रहे हैं? हाँ, और क्या कहते हैं, इधर से भी शुरू में 10 गो इलेक्ट्रॉन आ गया था, हो सकता है थोड़ी देर के बाद इसकी वजह से बस 8 ही इलेक्ट्रॉन जा पाए ना बाबू। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ना, और ये मतलब होल इधर से उधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिफ्यूजन बोला जाता है। अरे बोलो ना। हाँ, तो एक बात है, ध्यान से सुनना, रुको 1 मिनट। अभी भी होल उधर जाएंगी, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर, चलिए इन होल्स को भी हम उधर पहुंचा देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर पहुंचा देते हैं। तो ये होल्स यहां से बाबू गायब हो गई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से गायब हो गए। होल्स कहां पहुंच गए बताइए? होल्स बाबू रे इधर ना पहुंच गए, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गई? इधर ना पहुंच गई। अब बताइए, वो इलाका जो चार्ज कैरियर फ्री था, वो इलाका अब थोड़ा और बड़ा हो गया कि नहीं? अब वो इलाका देखो कितना बड़ा हो गया। वो इलाका जो है, 1 मिनट रुको, वो इलाका अब इतना बड़ा ना हो गया? अरे इतना बड़ा ना हो गया वो इलाका? नहीं समझ में? इसका मतलब हुआ कि अब इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ज्यादा हो जाएगा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर और ज्यादा हो जाएगा, अब होल्स को उधर जाने में और इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने में और परेशानी होगी। शुरू में तो फिर भी 1 सेकंड में 10 को चला गया था, थोड़ी देर के बाद 1 सेकंड में 8 को चला गया, थोड़ी देर बाद पता चला कि 1 सेकंड में 6 को जा रहा है, थोड़ी देर के बाद 1 सेकंड में 4 को जा रहा है। आप समझ रहे हैं? बोलिए जल्दी। अब ध्यान से एक और बात सुनिएगा, बताइए डिफ्यूजन की वजह से होल किधर जा रहा है? उधर। बोलो बोलो। अब होल के जाने से एक करंट पैदा होगा, और करंट का डायरेक्शन हम किधर लेंगे? उधर लेंगे। बताइए डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के इधर आने से फिर करंट पैदा होगा, और करंट का डायरेक्शन किधर? उधर। इसका मतलब हुआ होल उधर जाए और चाहे इलेक्ट्रॉन इधर आए, दोनों प्रोसेस डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, क्योंकि दोनों हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहे हैं। इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा रे बाबू, वो किधर होगा? इधर। यानी हम बोलेंगे कि करंट ड्यू टू क्या? डिफ्यूजन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अरे बोलो ना। और समय के साथ ये लगातार कम भी हो रहा होगा। क्यों कम हो रहा होगा? क्योंकि पहले तो 1 सेकंड में 10 गो होल चला गया था, 10 गो इलेक्ट्रॉन आ गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद 1 सेकंड में 8 को जा रहा है, 8 को होल आ रहा है। तो जब चार्ज कम हो गए, अरे करंट होता क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम, सेम टाइम में कम चार्ज अब जा रहा है तो कम करंट ना। वक्त के साथ ये डिफ्यूजन करंट लगातार कम होता जाएगा। लेकिन इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है जो अब रिवील होगा। ध्यान से सुनना। कुछ होल्स इधर आ चुके हैं, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर, तो ये होल्स रेस्ट में थोड़े होंगे, घूम फिर न रहे होंगे। अगर मान लो ये होल घूमते 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 अगर यहाँ टकरा गया, तो बाबू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं ना समझ रहे हो? कौन है ये? तुरंत इस होल को पकड़ के वापस ले आ देगा। नहीं समझे? होल पे फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में। बेचारा डिफ्यूजन की वजह से उधर पहुंच तो गया था, इधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तुरंत ये होल इसको उठा के इधर से इधर ले आ देगा। अरे बोलिए ना। ठीक उसी तरीके से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर आया था किसकी वजह से आया था? डिफ्यूजन की वजह। वो इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा होगा। अब घूमते घूमते जैसे ही वो इस इलाके से टकराएगा, इस बाउंड्री, ये वाला
इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाएगा, उधर उठा के पटक देगा फिर उधर। मतलब एक उल्टा प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से होल उधर गया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस होल को वापस ला दिया। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसको ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इवन बिहार बोर्ड ने पूछा भी था कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, कौन सी देखा, उसमें को ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोला था। ठीक है, तो सुनिएगा, एक ड्रिफ्टिंग नाम का चीज हो रहा है इसमें, जिसकी वजह से होल कहां जा रहा है? अरे कहां जा रहा है? फ्रॉम एन टू पी। और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? फ्रॉम पी टू एन। ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस समय के साथ लगातार बढ़ेगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस समय के साथ लगातार क्या हो रहा था, लेकिन ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस समय के साथ लगातार ये ऐसा काहे होगा? इसलिए होगा क्योंकि समय के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार, समय के साथ उधर होल्स भी तो बढ़ रहे हैं। अरे यार, जैसे जैसे होल्स उधर जाएंगे उधर होल्स भी बढ़ेंगे, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो एक तो ये जो ताकत ला रही थी वो खुद बढ़ रही है, और जिसको ला रही थी वो भी बढ़ रहा है। तब कहें ना समय के साथ ये इधर ज्यादा होता जाएगा ना बाबू। अब तुम बताओ, ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट का डायरेक्शन किधर माना जाएगा? तो ड्रिफ्टिंग की वजह से होल जा रहा है इधर, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर। इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर, तो करंट का डायरेक्शन भी। यानी कि ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट आएगा वो इधर आएगा। आई ड्यू टू क्या? ड्रिफ्टिंग इधर आएगा। अरे बोलिए ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये लगातार घट रहा है, ये लगातार एकदम शुरू में मान लो ये 10 एम्पियर था, कितना था? आई कितना था? 0 एम्पियर। एकदम शुरू में का मतलब अभी सटाए हैं, तो सटाए हैं तो ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना कोई इधर होल है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो शुरू में तो ड्रिफ्टिंग नहीं ना होगा। अरे इलेक्ट्रिक के फील्ड नहीं है, जब पैदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तब ना वो ड्रिफ्टिंग कराएगा। हाँ, तो शुरू में तो ये 0 होगा। अब क्या होगा बताइए? ये कम होगा। मान लीजिए ये 8 एम्पियर हुआ है, तो ये क्या है? बढ़ रहा है। हो सकता है ये 2 एम्पियर हो जाए। ये और कम होगा, ये 5 एम्पियर, और ये बढ़ के हो सकता है कितना? 5 एम्पियर। अब सुनिएगा, आफ्टर सम टाइम घट घट के 5 एम्पियर हो गया, और ये बढ़ बढ़ के 5 एम्पियर हो गया। बताओ नेट करंट कितना? 0 हो जाएगा। और जैसे ही नेट करंट 0 हुआ ना बाबू, आफ्टर सम टाइम आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वो सिचुएशन कौन सा होगा तुम समझना। सिचुएशन ये होगा कि 10 गो होल जाएगा डिफ्यूजन की वजह से, एट द सेम टाइम 10 गो होल वापस आ जाएगा ड्रिफ्ट की वजह से। बताइए ना कितना होल उधर गया? कुछ नहीं। तो यही ना माना जाएगा। पता चला कि 10 गो निकला, 10 गो उसी समय वापस आ गया। 10 गो इलेक्ट्रॉन इधर आया, किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन फिर चला गया ड्रिफ्ट की वजह से। और बाबू उस केस में एक तो यहां नेट करंट 0 हो जाएगा। बोलो ना, जितना है उतना चला गया, तो नेट करंट कितना? 0 हो जाएगा। और अब इसका विड्थ बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना गया खटाक से उतना फिर आ भी गया, गया आ गया, गया आ गया, ये बढ़ेगा क्या? तो आफ्टर सम टाइम ये जो विड्थ होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सही है? अरे बोलो। हाँ, इस सिचुएशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन बोलेंगे? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और ये जो इलाका है इसको बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन बोला जाता है। सही है? हाँ, चलिए पढ़ते हैं इन सारी बातों को। वही सब बात लिखा होगा, क्या पढ़वाओगे? तुम समझ जाओगे ना। अरे जो मैंने, क्या हुआ? जो मैंने समझाया ना मेरे ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने ही समझाया है, तो हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। बस एक बार फिर से बता दीजिए, इसी इलाके को क्या बोला जाता है? डिप्लेशन रीजन। वो चीज इसमें कहीं लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, सब इधर उधर जा चुका होता है ना। हाँ ठीक है। और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट उस समय बराबर होता है, इक्वल हो जाता है। और नेट करंट कितना होगा?
क्योंकि एक करंट इधर है, एक करंट इधर है, दोनों को मिला दोगे हो जाएगा 0। सही है? बोलो बाबू, अब बोलना रे। हाँ, अब सुनो, थोड़ा सा उसको एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये था तुम्हारा कौन? पी ना था? बोलो ना। ये कौन था? एन था? आई क्या था? ये डिप्लेशन रीजन था ना? हाँ, अब सुनिएगा, कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो। और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल का एक डिफरेंस भी तो होगा। अरे वैसे भी बाबू इधर पॉजिटिव चार्ज ना था, एक मिनट देखो ना, इधर क्या है और इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंस तो आएगा ना, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है। तो डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या? डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू अपोज द डिफ्यूजन प्रोसेस। इसी पोटेंशियल बैरियर की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस कम हो रहा होता है। पहले ज्यादा होल ना जा रहा था उधर, लेकिन बाद में कम होल क्यों जाने लगा? इस पोटेंशियल की वजह से, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्या करता है? चीजों को रोकता है जाने से। हाँ, तो वही है, पोटेंशियल का एक बैरियर लग गया यहाँ पे। सही है। फॉर अ पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज अबाउट कितना? सिलिकॉन पीएन जंक्शन। अगर आपने सेमीकंडक्टर किसका बनाया है? सिलिकॉन का। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो होगा 0.7 वोल्ट। सही है। वेयर एज फॉर जर्मेनियम में कितना होता है? 0.3 वोल्ट। आप याद रख सकते हैं। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर and the magnitude of the potential barrier depend upon the nature of the other material of nature of the material of क्या? Semiconductor and the concentration of the impurity atoms। माने इसका विड्थ कितना होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एक तो वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा और दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना इंप्योरिटी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा इंप्योरिटी ऐड कर दिया है तो उस केस में पोटेंशियल बैरियर कुछ और होगा, कम इंप्योरिटी ऐड करोगे तो पोटेंशियल बैरियर कुछ और होगा। अरे बोलो ना, ज़्यादा इंप्योरिटी ऐड करोगे पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना? 10th ऑफ अ माइक्रोमीटर। तो बनाने के लिए मैंने इतना मोटा बना दिया है, लेकिन इतना नहीं होता है। माइक्रोमीटर का मतलब समझ रहे हो? 10⁻⁻⁶ मीटर को भी 10 से डिवाइड कर लो तो बहुत पतला होता है ये। अरे बोलिए ना, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं नहीं आगे बढ़ता है ये। हाँ, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर बताया मैंने आपको। आइए इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये है P, ये है N है, डिप्लेशन रीजन ना है। हाँ, हो गए। और ये कौन है? N है। सही है। अब इधर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम एक बात बताओ कि अगर हम लोग पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हम अपने से 0 मान लें तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होगा। बोलो जल्दी। अरे बोल यार, इवन हम लोगों ने पढ़ा है। सुनो एक मिनट, कोई भी कंडक्टर क्यों इक्वी पोटेंशियल होता है? काहे कंडक्टर के अंदर भी वही पोटेंशियल होता है जो बाहर है। काहे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब ना वो पोटेंशियल को बढ़ाता चाहे घटाता है। तो बाबू यहाँ का 0 तो यहाँ का भी कितना और यहाँ का भी कितना, यानी कि अगर ग्राफ में इसको हम ड्रॉ करें तो यहाँ तक का पोटेंशियल कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है तो ये बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? यहाँ तक बढ़ेगा। नहीं समझे आप? और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एक बार फिर से सेम। क्या बात करते हो? मान लो बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? तो यहाँ का 10 वोल्ट, तो यहाँ का भी कितना? 10 वोल्ट। पोटेंशियल को कौन बढ़ाता घटाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ना पोटेंशियल बढ़ेगा ना। इसका मतलब हुआ कि रह जाएगा कितना? 10 वोल्ट।
और ये चीज एकदम बैरियर की तरह दिख रही होगी आपको। समझिए ना कि जो होल है वो एक बॉल है। होल क्या है? अभी क्या है कि एक बॉल को तुम इधर से फेंको, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से फेंको के चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी नहीं लग रहा है इसे लुढ़क के वापस आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना वो डायग्राम से आपको फील कराना चाह रहा है कि सही में एक बैरियर टाइप की चीज है। अगर तुमको उधर जाना है तो तुमको ये बैरियर पार करके जाना पड़ेगा। बोलिए ना, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा पोटेंशियल बैरियर। क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल बैरियर। सही है। चलिए बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की। तो बाबू डायोड एक मतलब आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या? डायोड। इन्वर्टर वगैरह खराब होता होगा तो बोलता होगा इसका डायोड खराब हो गया है। अरे बोलो ना। अच्छा डायोड वर्ड नहीं सुने हो क्या? अच्छा एलईडी सुने हो? वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड होता है। आइए देखते हैं ये डायोड क्या होता है। कुछ नहीं होता है, ये पीएन जंक्शन ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पी, ये हो गया तुम्हारा एन, ठीक है, बीच में डिप्लेशन रीजन होगा, तुम मान लेना अपने से। अरे समझो ना, ये जो लाइन खींचा वही डिप्लेशन रीजन है। तो हम क्या करेंगे, इधर एगो मेटल का प्लेट टाइप का लगा देंगे, इधर भी मेटल का ऐसा प्लेट टाइप का लगा के दो को क्या निकाल देंगे, टर्मिनल निकाल देंगे। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डायोड। तो ये पीएन जंक्शन ही है। अरे बोलो ना। हाँ, बस हमने दो टर्मिनल निकाल दिया, दो मेटल का प्लेट लगा के डायोड हो गया ये। अच्छा, ये इसलिए निकाला गया ताकि हम इसको कहीं कनेक्ट कर सकें, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो। चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे कोई रजिस्टर हो, चाहे कोई कैपेसिटर हो, चाहे कोई बैटरी हो, सबका दो टर्मिनल होता है। निकाल दिए, हो गया पीएन जंक्शन डायोड। सही है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो बताता हूँ। ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा? बहुत तुम देख रहे हैं बेचैन है। तुम लोग का एग्जाम कितना देर का होता है? अभी तुम कितना देर से इधर बैठी है? हाँ तो ऐसा लिखो ना, होता उसे लिखा हुआ नहीं है सर। उतना सामने तुम्हारे डेस्क पड़ा हुआ है, लिखो, कुछ कलाकारी करो उधर। हद हाल है। हर चीज को, हर चीज के लिए एक सिंबल होता है ना, उसको डायग्रामेटिकली डिनोट करने के लिए डायोड का सिंबल ये होता है। और याद रखिएगा, ये पी को रिप्रेजेंट करता है और ये एन को रिप्रेजेंट। लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को। और ये जो मतलब ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पी को। सही है। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। सुनिए, तुम लोग पिटाएगा अब। हाँ, बस यही है आपके सिलेबस में, यही तक पढ़ना है, फॉरवर्ड। अच्छा थोड़ा सा और बता देना, एलईडी वगैरह है क्या सिलेबस में? अच्छा ये है क्या, रेक्टिफायर है? रेक्टिफायर है? हैं? करा दें आकि फॉरवर्ड रिवर्स हम लोग एक मैंने, तब ऐसा करोगे तो 1-1.5 घंटा का बच जाएगा। अभी करा दें? करना चाहते हो? चलो करते हैं। नहीं नहीं, तो ब्रेक कौन सी का? 4 बजे वैसे भी हमको छोड़ देना पड़ेगा, 4 बजे 11th क्लास है। छोड़ दे क्या? अरे तो क्या दिक्कत है, तो कल आ जाना तुम लोग। हैं? नहीं आएगी। नहीं नहीं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस ही तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब तो बेसिक चीज था। मेन सेमीकंडक्टर में होता क्या है वो तो हम अब ना पढ़ेंगे। तो क्या करूँ, छोड़ दूं अभी? 20 मिनट में हो पाएगा ये? हैं? नहीं नहीं ना, 4 से 5 11th क्लास है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको रुक जाओ, इसको